नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की अपनी 16 अगस्त की दी हिंदू को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्लास उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं कि उनको ही करते करते समय नहीं मिल पाता है। तो आपको कैसे क्या करनी है करंट, मैंने पहले भी आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि डेली करंट पढ़ते रहिए बहुत कम समय में, जिससे आपको आइडिया रहे कि क्या चल रहा है। ठीक है, पूरे राष्ट्र में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ फिर एक मैगजीन फॉलो करिए। तो यहाँ पे जो ये क्लास है, आपको 15 से 20 मिनट में सारी खबरों को, सारे डायमेंशन को कवर में कर देता हूँ। आप ये देख लीजिए। इसके अलावा एक मैगजीन, इससे ज़्यादा ना तो आप कर पाएंगे ना करने का प्रयास करिए, वरना बिखर जाओगे। और जो कर रहा होगा वो खुद समझ रहा होगा। देखिए पहली खबर क्या है, कल 15 अगस्त थी, तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया लाल किले से। तो उसमें कई सारी उन्होंने बातें कही। पहले कहा कि हमें रक्षा में आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। तो रक्षा में आत्मनिर्भर बनना है, और उन्होंने इसकी कितनी क्या ज़रूरत है उन्होंने बताया भी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें हमने अपनी जो स्वदेशी हथियार है उनका डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, प्रदर्शन किया है, ये भी सारी चीज़ें हैं। सुदर्शन चक्र का भी उल्लेख हुआ है, इनकी S-400 का। तो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2035 तक हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लेना है। जो S-400 हमने रूस से लिया है ना, जो वायु में आपकी सुरक्षा करता है, कोई अगर मिसाइल आपके ऊपर फेंक रहा है तो उसको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देगा, एयर डिफेंस सिस्टम। जिसकी वजह से आपने देखा जैसलमेर हुआ है ना, ये सारे जिलों पर खूब उधर से ड्रोन का अटैक हुआ था पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन S-400, ठीक है, इन्होंने उसको बचाया। हालांकि हमारा आकाश जो मिसाइल हैं ये हैं, उसका भी काफ़ी योगदान है। तो इसीलिए अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमें भी डेवलप करना ही होगा, क्योंकि हमारे जो भी पड़ोसी हमारे दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। तो 2035 तक हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लेना। उसके लिए मिशन सुदर्शन चक्र भी शुरू किया गया, मिशन सुदर्शन चक्र 2035 तक। ठीक। दूसरी एक बात उन्होंने अपने भाषण में कही है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसका मतलब क्या है कि अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। ठीक। हालांकि ये पहले भी काफ़ी चीज़ें इस पर बात हुआ है, लेकिन इसका कोई प्रभाव दिख नहीं पा रहा है। हालांकि जो बात हुई वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगली बात ये कही है सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर। सेमीकंडक्टर चिप्स, कोई भी आर्टिकल आए, हाल 3-4 दिन में ये सेमीकंडक्टर की बात ना हो, चिप्स की बात ना हो, सिलिकॉन की बात ना हो, तो ऐसा होता ही नहीं है। हर तीसरे चौथे दिन आर्टिकल में आता है। तो आप समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीटी में तो क्वेश्चन बनेगा, इससे 1-2 मेंस में क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, ठीक है, रिलेशन है, उनमें भी अहम भूमिका निभाता है ये फैक्टर हमारा। ठीक। तो भारत सेमीकंडक्टर चिप को मेड इन इंडिया 2025 से करने लगेगा, यानी कि भारत में बनाने लगेगा 2025 तक, ये ऐसा इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये भी ठीक है, अच्छी बात है। आत्मनिर्भर बनोगे तो आपको ताइवान पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, चाइना पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, USA, इन सब देशों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ओके। अगला कहा है न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को लेकर। हमारी जो परमाणु क्षमता की जो कैपेसिटी है, न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है, उसको भी बढ़ाने की बात कही है। और सारे रिएक्टर लगाएंगे, इसको क्षमता को, कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगला डेमोग्राफिक चेंज कॉन्स्पिरेसी की बात की उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि भारत में बहुत सारे जगह पर डेमोग्राफी को षड्यंत्र के माध्यम से चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज का मतलब ये होता है, जैसे कि दिल्ली है, तो दिल्ली में रहने वाले लोग कौन हैं? दिल्ली के लोग हैं, ठीक है, और आसपास के लोग हैं। लेकिन ऐसा है कि जैसे कि बांग्लादेश से है, रिफ्यूज़ी हैं, रोहिंग्या वगैरह हैं, और कोई म्यांमार के हैं, ये सब आ जाएं दिल्ली में रहने लगे, ठीक है, और काफ़ी सारी जगह घेर लें, और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो क्या है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है ना। पहले दिल्ली के लोग ज़्यादा थे, अब ये लोग ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब ये डेमोग्राफी होती है। तो ये जो चेंज हो रही है कॉन्स्पिरेसी, इस पर भी बात की कि ऐसा नहीं होने देंगे, इसके लिए प्रयास किया जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक। तो ये उन्होंने मुख्य बातें कही हैं, खास बातें यही 4-5। अगली खबर GST को स्लैब्स को लेकर है। देखिए आप देखिए कि 2000 में GST एक्ट आया, ठीक, और 2017 में 1 जुलाई 2017 को GST पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। ठीक।
इसमें 5 ये वस्तु एवं सेवा कर है, यानी कि वस्तुओं का भी है और सेवा का भी, इसीलिए कहते हैं जीएसटी इसको, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। अभी क्या है, देखिए जीएसटी में काफ़ी समय से, लंबे समय से रिफॉर्म की बात होती रही है, क्योंकि इसमें कई सारी स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, 0%, 3% है कुछ चीज़ों पर, कुछ पे दशमलव में भी हैं। तो इतनी सारी स्लैब्स हैं तो ठीक नहीं रहता है। अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हो कि सरकार का कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि डिमांड ज़्यादा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है और मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, ठीक। तो अब ये बात हो रही है कि तो ये बात हो रही है कि इसकी स्लैब्स को कम किया जाए, बहुत सारी दरें हैं उनको कम किया जाए। तो बताया, सरकार ने भी एक निर्णय लिया कि अब इनको कम किया जाएगा। जो सामान्य चीज़ें हैं उन पे 5% लगेगा और कुछ चीज़ें हैं महंगी उन पे 18% लगेगा, और जो है बची हुई है उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। लेकिन अब बात आ रही है कि इन्होंने कहा तो दिवाली की ओर बंद करेंगे, लेकिन अभी ये बात क्यों कह दी है? इसलिए कह दी है कि एक मार्केट में माहौल बनाना होता है कि मार्केट को पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, तो इसमें जिससे कि मार्केट में एक पॉजिटिव मैसेज जाए और मार्केट बढ़े। आपने एक सुना होगा क्राउडिंग इन इफेक्ट, इसका मतलब होता है कि मार्केट में सबसे पहले अच्छा काम गवर्नमेंट करती है, उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं वो भी मार्केट में आते हैं और फिर मार्केट में आके उत्पादन करते हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक, ये होता है। तो क्राउडिंग इन इफेक्ट अच्छा हो, इस वजह से पहले से गवर्नमेंट ने कह दिया कि जीएसटी में रिफॉर्म करने वाले हैं और जिससे कि मार्केट को लाभ होने वाला है, ओके। अब जीएसटी में ये सब निर्णय कौन लेता है? तो इसके लिए सारी डिसीजन लेता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 279A में इसका उल्लेख है। किस सब्जेक्ट पे कितना स्लैब लगाना है, कितना टैक्स लगाना है, ये सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है, ओके। तो ये संवैधानिक बॉडी है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। आपको क्या देखना है, जीएसटी आपको अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो जीएसटी देख लेना, क्योंकि जीएसटी की बात करेंगे 2 घंटे उसी में चले जाएंगे। तो जीएसटी को बहुत अच्छे से देख लेना, ओके। हाँ, एक चाइना डिलेमा है, 1 मिनट की बात है, देख लेते हैं। चाइना डिलेमा ये है कि चाइना हमारा दुश्मन भी है और चाइना हमारी आवश्यकता भी है। उधर आप देख रहे हैं कि अमेरिका से क्या चल रहा है हमारा, जो RIC का कंसेप्ट बढ़ रहा है, रशिया, इंडिया, चाइना। अभी कई सारे हमारे जो सरकार के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ हमें मिलके चलना हो, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब है और हमें हब बनना है। तो अमेरिका और यूरोप के सहयोग से तो नहीं हो पाएगा, चाइना के ही सहयोग से होगा। तो हमें चाइना के साथ मिलना चाहिए, जॉइंट वेंचर स्थापित करने चाहिए, मिलकर उत्पादन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये डिलेमा चल रहा है। अब ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि एक दिन में कोई फाइनल डिसीजन आ जाए, ये टॉपिक है धीमे धीमे बन रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, उसको ऐड करते रहिए, अपनी समझ में होता रहेगा। प्लास्टिक की एक खबर, अभी पिछले परसों की क्लास में प्लास्टिक को लेकर पढ़ा था कि जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास किया जा रहा है कि प्लास्टिक को लेकर कोई एग्रीमेंट आ जाए, लेकिन वो एग्रीमेंट आ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि 2 धड़े हैं, एक है विकसित राष्ट्र, एक है विकासशील राष्ट्र। विकसित राष्ट्र ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि प्लास्टिक के उत्पादन को ही रोक दिया जाए, बिल्कुल इमीडिएटली कट कर दिया जाए। और जो विकासशील देश वो कह रहे हैं कि नहीं, उसको मैनेज करो, उसको प्रबंधित करो, मैनेज करो, कंट्रोल करो, पूरा बंद नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया भी डेवलपिंग देश है, तो वो भी इसी पॉलिसी पे चलता है, इसको पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी कोई डिसीजन नहीं आ पाया, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया, काफ़ी समय हो गया तब से ये बातचीत चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये भी बताया था कि प्लास्टिक का इम्पैक्ट क्या होता है, तो चाहे वो मैरीन इकोसिस्टम हो, चाहे वो ज़मीन हो, वायु हो, हमारी हेल्थ हो, हर प्रकार से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप चाहें तो परसों की क्लास को देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें ये बताई हुई है। फिर आगे बात होगी, फिर बता देंगे, ठीक है। अभी इतना ही सुनना है कि कोई एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा है, जो कि बड़ा ही दुखद चीज़ है। और एक चीज़ और, एक पॉइंट याद रखना कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक का सब्सटीट्यूट की बात की जाती विकल्प की, तो कहते हैं जूट का प्रयोग करिए और भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो महंगा पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है। कहीं विकसित देश ऐसा तो नहीं चाह रहे हैं कि जो विकासशील देश हैं ये पॉलीथीन बंद कर दें, प्लास्टिक बंद कर दें, इसकी जगह पर दूसरी चीज़ यूज़ करें, और जो दूसरा यूज करें वो होगा महंगा।
तो महंगा होगा तो इकोनॉमिक नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक कॉम्पिटेटिव नहीं रह जाएगी, वैसे भी कॉम्पिटेटिव नहीं है, प्रतिस्पर्धी नहीं, यानी कि हम निर्यात नहीं कर पाते, महंगा हो जाता है निर्यात, तो और हो सकता है। तो अब देख रहे हैं ना कैसे कैसे डायमेंशन होते हैं, ये भी इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक, अगली है एक धीरियो बुल फाइटिंग। धीरियो बुल फाइटिंग ये गोवा में होती है। धीरियो यानी कि बुल, सांडों की लड़ाई होती है, जैसे जल्लीकट्टू तमिलनाडु का होता है वैसे ही होता है गोवा में। धीरियो बुल फाइटिंग ये गोवा में होता है। ये अभी वहाँ पे बैन है, बैन लगाया हुआ है वहाँ के कोर्ट ने, लेकिन अभी वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं इसको लीगल कर दिया जाए, बस यही खबर है और कुछ नहीं। तो धीरियो बुल फाइटिंग कहाँ होती है? गोवा में होती है, अभी बैन है, इसको लीगल करने की डिमांड चल रही, और ख़ास कुछ नहीं है। नक्सलवाद को लेकर एक छोटी सी बात आई है, एडिटोरियल भी आया था कि जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा है कि हम नक्सलवाद को आने वाले 2026 में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। नक्सलवाद क्या है? आपने देखा है कि जो माओवाद होता है, यानी कि जो साम्यवादी होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, जो कहते हैं उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए, सरवारा वर्ग का होना चाहिए, और पूंजीवाद को समाप्त करने की बात करते हैं, और सत्ता पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि सत्ता पर जो मजदूर किसान है उनका नियंत्रण होना चाहिए, और बाई फोर्स के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से कुछ नहीं हो पाएगा। ये मूवमेंट आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है, एक गांव का नाम था नक्सलबाड़ी, तो वहीं से ये मूवमेंट शुरू हुआ कम्युनिज्म का, तो उसी को नाम दे दिया नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी कुछ नहीं है, नक्सलवाद कुछ नहीं है, वो एक जगह का नाम है। हाँ, लेकिन इसके अंदर क्या है? तो कम्युनिज्म है। ठीक है, इसको 2026 में समाप्त करने की बात कही है कि काफ़ी जगह पर इसको कंट्रोल कर लिया गया है, काफ़ी लेवल पर, लेकिन 2026 तक इसको पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, ऐसा कहा गया है। देखते हैं क्या होता है। देखिए ऐसा होता है, ये पहले हमें ये समझना होगा कि नक्सलवाड़ी मूवमेंट क्यों हुआ, इसके पीछे वंचना कार्ड रहा है, आर्थिक कार्ड रहा है। जब तक उन पे हम सही से काम नहीं करेंगे तो फिर अगर हमें एक बार दबा भी देंगे तो दोबारा फिर उभर के आ जाएगा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे। तो देखते रहिए आगे क्या होता है। हालांकि काफ़ी कंट्रोल किया गया है बाई फोर्स इंडियन आर्मी ने, CRPF ने। एक खबर और है, ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग हुई है, अभी आपने देखा ट्रंप ने पुतिन को बुलाया था USA में, और मीटिंग हुई है। मीटिंग में कुछ खास नहीं हुआ, वहाँ बातों में क्या हुआ, मतलब 3-4 मिनट ट्रंप बोले और 7-8 मिनट पुतिन बोले। बाद में पुतिन ने उनसे, ट्रंप से बोल दिया कि आप ही हमारे यहाँ पे आइए मॉस्को में, तो ट्रंप ने कहा देखते हैं, कोई कंफर्म नहीं कहा है। मेनली जो मीटिंग हुई इसमें ट्रंप या अमेरिका अपनी हेजेमनी दिखा रहा है, अपनी दादागिरी दिखा रहा है कि हम क्या हैं। तो वहाँ पे तो ट्रंप ने ये कहा कि हमने भारत पे तेल आयात के लिए प्रतिबंध लगाया, हमने जो 50% टैरिफ लगाया भारत पे इसलिए लगाया क्योंकि वो रूस से तेल आयात करता है। ठीक, तो उसकी मीडिया ने भी पूछा, और भी दुनिया भर की मीडिया ने पूछा कि आपका अगर कारण ये है कि भारत पे बैन किस लिए लगाया, रूस से तेल खरीद रहा है, तो चाइना तो सबसे ज़्यादा खरीदता है, भारत तो दूसरे नंबर पे, चाइना तो सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है रूस से, तो आपने उस पर बैन क्यों नहीं लगाया? कार्ड पूरी बात बन रही है ना, लेकिन नहीं लगाया। उसको समय दे रहे हैं, पहले 90 दिन का समय दिया, अब फिर 90 दिन का समय दे दिया है। तो चाइना की ज़रूरत है उससे, बिना उसके काम नहीं चल सकता, आपको भी पता है चाइना के, इसलिए नहीं लगा रहा है। दूसरी चीज़ दूसरी है कि उसे पता है कि रसिया पे बैन लगा ही दिया, ठीक है, इंडिया पे बैन लगा दिया, अब चाइना पे भी बैन लगा दिया, तो कुछ ही समय में आपका RIC का जो कंसेप्ट है ना, रसिया इंडिया चाइना, उभर के सामने आ जाएगा, समय नहीं लगेगा, ये तीनों एक हो जाएंगे, है ना। अब वो बात अलग है, आपको दुश्मन है हमारा, अरे भैया दुश्मन तो मित्र ना रहा तो दोस्त ना रहा तो क्या कहा जाए। तो ये सारी चीज़ें पहले आपने देखा होगा, जब चाइना पे बैन लगा था तो उसने कई सारी चीज़ें पे टैरिफ लगाया था, अमेरिकन ट्रेड वॉर हुआ था, तब भारत पे नहीं लगाया था, उसमें भारत दोस्त था उसका। तो ये भी स्ट्रेटजिक गेम है उसका कि तीनों को एक ना होने देने का। ये सारी चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, और ये भी कहा कि भारत पे हमने बैन लगा दिया है कि तेल ना खरीदे रूस से, तो इसी वजह से रूस हमसे पुतिन बात भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर वो सीधी बात है कि हेजेमनी दिखा रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है, तो कोई ख़ास वो सारी बातें नहीं है। देखिए इतनी सारी खबरें थी, आपको ये जो भी खबरें हैं इसके नोट्स हैं प्रॉपर आपको मिल जाएंगे द हिंदू के, जर्नी टू IAS PCS टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसको सर्च कर लेना,
या फिर चैनल के अंदर लिंक लगी होगी, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे ये नोट्स मिल जाएंगे। देखिए समय कम रहता है यूपीएससी में, आपको पता ही है, तो जितने कम समय में हो उतना ही बेहतर है। धीमे धीमे इसमें और मैं बेहतरी का प्रयास करूँगा, ठीक है। भले ही ये क्लास 20 मिनट या 25 मिनट तक भले ही क्यों ना हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं करने दूँगा, लेकिन हर एक एंगल को धीमे धीमे करने का प्रयास करूँगा। ओके, तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए, और इसके नोट्स डाल दिए जाएंगे। तो ये जो क्लास हिंदू की होती है, आपको पता ही है, मंडे टू सैटरडे होती है। आपका संडे को दी हिंदू तो उस टाइप का आता नहीं, तो वो बंद रहता है। और एक और प्रयास कर सकते हैं कि जितने भी 6 दिनों की करंट अफेयर्स हो, उसको लास्ट में एक दिन रिवीजन कर सकते हैं। अगले 40-50 मिनट का एक वीडियो हो जाएगा, उसको रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहो ऐसा, तो कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा आप चाहते हो कि पूरे सप्ताह का भी एक 40-45 मिनट पूरा रिवीजन किया जाया करे, ठीक है। ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।